भाई, पहले हम बात कर रहे थे पुनर्बलन के सिद्धांत की पिछली क्लास में। हाँ, आवाज़ ज़्यादा हो रही क्या? दलपत क्या हो रहा देखिए इनकी। सबसे पहले तो राजा राम राय का कौन है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आवाज़ नहीं आ रही? किस किस को नहीं आ रही? हाथ खड़े करो एक बार। फिर ये कैसे पता चला मैं पूछ रहा हूँ? झूठ बोलते हैं सब सुबह सुबह। गैरेट के मनोवैज्ञानिक प्रेरक को, गैरेट ने लिखता ना, मनोवैज्ञानिक प्रेरक में मूल प्रवृत्ति को शामिल किया है। मूल प्रवृत्ति को, मनोवैज्ञानिक का मतलब हमेशा मन में बदलाव होता है। हमारे मन में, मस्तिष्क में जो चेंजेज होता है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मूल प्रवृत्ति में ही बदलाव होता है। संवेग तो उत्तेजना होती है, संवेग एक जोश होता है, एक पावर होता है, और वो पावर हमारे मन को बदल देता है। चलिए, अगला हमारा सिद्धांत आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था और क्या क्या इसके उपनाम हैं? तो सबसे पहले इसको साधनात्मक अनुबंध भी कहते हैं। इसी को सक्रिय अनुबंध भी कहते हैं। इसी को नैमित्तिक अनुबंध भी कहते हैं। साधनात्मक अनुबंध, सक्रिय अनुबंध और नैमित्तिक अनुबंध, ये सभी इसी के नाम हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का मतलब होता है, पहले हम या कोई भी प्राणी क्रिया करे और उस क्रिया के आधार पर कोई निष्कर्ष प्राप्त हो और उस निष्कर्ष के आधार पर उसके व्यवहार में परिवर्तन आए। इस तरह का जो अनुबंध होता है उसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध। प्रसूत का मतलब ऐसे जन्म से होता है, तो किसी भी कार्य को करने के बाद में किसी उद्दीपक का जन्म हो और फिर उसके साथ में अनुबंध हो जाए, इस तरह के अनुबंध को बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध। ये विचार जो दिया गया था, ये दिया गया था बुडरस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे ये। बाद में इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना सिद्धांत दिया और मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थापित हुए। इन्होंने 1938 ईस्वी में चूहे पर और 1943 ईस्वी में कबूतर पर प्रयोग किया।
1938 में चूहे पर, 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। प्रकाशित एवं उत्सर्जित अनुक्रिया की अवधारणा को स्पष्ट किया। एक प्रकाशित अनुक्रिया होती है, दूसरी उत्सर्जित अनुक्रिया होती है। तो प्रकाशित अनुक्रिया क्या होती है और उत्सर्जित अनुक्रिया क्या होती है, इस अवधारणा को स्पष्ट करने का कार्य भी इनके द्वारा किया गया। इसी सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का विचार दिया। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने जो 3 नियम दिए थे उनमें से उनका जो प्रभाव का नियम है, उस नियम के ऊपर आधारित ये सिद्धांत है। तो ये कुछ सामान्य तथ्य हैं इनके सिद्धांत को लेकर जो हमें स्मरण रखने हैं। सबसे पहले अमेरिकी विद्वान थे। दूसरा, इन्होंने जो है 1938 और 43 में 2 बार अपना प्रयोग किया, एक बार कबूतर पर, एक बार चूहे पर। इनके द्वारा प्रयोग करने के साथ ही 2 प्रकार की अनुक्रियाओं को इन्होंने स्पष्ट किया, एक प्रकाशित अनुक्रिया और दूसरी उत्सर्जित अनुक्रिया को। इसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन एक बहुत बड़ा अनुदेशन या शिक्षा के क्षेत्र में एक नई विधा है, उसके भी जन्मदाता यही है। इसी सिद्धांत पर इन्होंने उसको दिया था सबसे पहले 1954 में। इसके अलावा इनका ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के लिए अगर हम बात करें, इसके व्यवहार की बात करें, इसमें क्या व्यवहार है, तो वो व्यवहार इनका प्रभाव के नियम पर आधारित है। यानी थॉर्नडाइक के जो हम 3 नियम पढ़ते हैं, मुख्य नियम, उनमें से प्रभाव का नियम जो है, उस नियम के आधार पर ये सिद्धांत दिया हुआ है। प्रभाव का नियम कहता है कि जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करता है तो उसके रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट उसमें संतोष असंतोष को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर इनके प्रयोग में भी ऐसा ही होता है कि चूहा या कबूतर कोई भी क्रिया करते हैं और उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बार बार उसकी दिशा में वो काम करते हैं और बार बार काम करते हुए उसको वो सीख जाते हैं व्यवहार को। इनके जो नाम हैं विभिन्न प्रकार के, जो क्या हैं और क्यों हैं। पहले नंबर पर है साधनात्मक अनुबंध। साधनात्मक अनुबंध का मतलब होता है किसी की साधना में अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है और फिर उसकी साधना की दिशा में ही वो मन और मस्तिष्क से लगा रहता है, उसी दिशा में उसकी रुचि होती है और उसी दिशा के परिणामों की प्राप्ति के लिए सोचता है, तो साधनात्मक अनुबंध होता है। दूसरी भाषा में यूँ कह सकते हैं, जैसे हम
विभिन्न प्रकार के इष्ट देवों की पूजा करते हैं। सबका अपना अपना एक भगवान होता है, अपनी अपनी मान्यताएं होती है। वो उसको अपना इष्ट मानता है, उसकी पूजा पाठ करता है, उसके लिए आराधना करता है, और जो आराधना करता है वो किसी फल की इच्छा में करता है। इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं उनमें मनुष्य वो जीव है जो सबसे ज़्यादा स्वार्थी है, और ये कोई भी काम करता है तो बिना स्वार्थ के नहीं करता है। ये कहावतें भी बनाता है तो दूसरों पर बनाता है, मीठे पर मक्खी बैठती है, जबकि सच खुद के लिए लागू होता है। खुद बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता। बदनाम किसको करता है? मक्खी को करता है। ये रियलिटी है। हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर इसलिए नहीं जाते कि ईश्वर को हम मानते हैं, उसके प्रति हमारी आस्था, बल्कि इसलिए जाते हैं कि वहाँ से कुछ मिलेगा। हो सकता है ईश्वर हमें कुछ दे दे, होता है ना। कभी भी देख लीजिए, वहाँ जाने के बाद हम मानसिक रूप से जो है उससे कुछ मांगने की मुद्रा में ही होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि साधना का मतलब होता है किसी के परिणाम की, किसी व्यक्ति के आशीर्वाद की, या किसी ईश्वरीय प्रताप की कामना में जब व्यक्ति काम करता है तो वो साधनात्मक अनुबंध होता है। जैसे सवामणि बोल के बहुत सारे लोग बैठे होंगे, फॉर्म भरने के साथ ही सवामणि बोल देते हैं। किस किस ने बोली हुई है? अभी हाथ खड़े नहीं करेंगे, पर हाँ देखो, बहुत कुछ लोगों ने किया जो आत्मा के बिल्कुल शुद्ध आत्मा वाले लोग हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, करते हैं पर बताते नहीं है ना, उनको ऐसा लगता है। बल्कि अच्छी बात है, ये साधना होती है, उससे व्यक्ति के मन में एक भाव बनता है किसी के प्रति। ठीक है ना। तो साधना का मतलब, वहाँ सवामणि बोलने का मतलब, वो सवामणि इसलिए बोली गई है कि ये मैं तब करूँगा जब पास हो जाऊँगा, ऐसे फ्री में नहीं करूँगा, यही ना। तो वो साधनात्मक अनुबंध होता है। इसी प्रकार से दूसरा नाम इसमें क्या लिखा हमने? सक्रिय अनुबंध। सक्रिय अनुबंध का मतलब होता है, ये एक ऐसा अनुबंध होता है यदि इस प्राणी की सक्रियता है तो वो कार्य कर पाएंगे। जैसे यूँ मान के चलिए, अभी आप लोग यहाँ क्लास में बैठे हुए हो, अगर आप यहाँ क्लास में एकदम चेतना में बैठेंगे, सक्रिय होकर बैठेंगे, तो ही सीखेंगे ना। अगर आप ये सोचिए कि मैं आज पढ़ने चलता हूँ, फिर 2 दिन बाद चलूँगा, फिर 3 दिन बाद चलूँगा, तो फिर नहीं सीख पाएंगे। हमें सक्रिय होकर वो काम करना पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी काम जो व्यक्ति उस काम में पारंगत होता है, सफल बना पाता है, वही बना पाता है जो उसके पीछे, राजस्थानी में बोलें तो हाथ धो के लग जाता है। बोलते ना से, हाँ, हाथ धो के लगने का मतलब होता है बस उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता, मैं ये काम करके ही रहूँगा, ऐसा अपने बोलते हैं। तो वो वाली बात है, ये भाव उसके अंदर होना चाहिए। तो ये सक्रिय अनुबंध है। दूसरी भाषा में यूँ कहें कि आगे भी प्रयोग की हम बात करेंगे कि जिन प्राणियों पर इन्होंने प्रयोग किया, अगर वो एक बार की सक्रियता के बाद दोबारा शायद वो क्रिया नहीं करते तो वो बातें नहीं सीख पाते। इसलिए उनको सक्रिय होकर के वो सीखना है तो कार्य करना होता है। ठीक है। और क्या नाम लिखा है इसका? नैमित्तिकवाद या निर्मितिवाद। इसका मतलब ये होता है, नैमित्तिकवाद का मतलब भी ये होता है कि हम किसी के निमित्त होकर के कोई काम करें, किसी के निमित्त होकर कोई काम करें। और निर्मितिवाद का मतलब होता है किसी के निर्माण की दिशा में हम काम करें, है ना। जैसे आपने देखा होगा, श्राद्ध पक्ष होता है एक, जानते हो? श्राद्ध पक्ष के अंदर लोग पूजा करेंगे और अपने पितरों के नाम पर भोजन बनाएंगे और खाएंगे और खिलाएंगे, और ये कल्पना करते हैं कि ये कौन खाने आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं कि और कोई पहले का गया हुआ बुजुर्ग आ रहा। पर क्या वो आते हैं? ऐसा होता है? क्या होता है क्या नहीं होता, ये मान्यताएं, लेकिन वो नैमित्तिक अनुबंध है। कौन सा अनुबंध है? किसी के निमित्त होकर हम काम करते हैं ना। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा जो ये सिद्धांत है, इन्होंने जो दिया, किस प्रकार से दिया और कैसे इन्होंने 2 प्रकार की अनुक्रियाओं को समझाया। तो देखो, इन्होंने एक क्रिया प्रस्तुत बॉक्स बनाया खुद ने, और वो जो बॉक्स बनाया वो आवाज़ रोधी बॉक्स बनाया, इस तरह का जिसमें आवाज़ नहीं आती हो, इस तरह का बॉक्स इन्होंने बनाया। इस बॉक्स में एक तरफ एक कटोरे नुमा आकृति जोड़ दी और एक तरफ एक पाइप लगा दिया। ये यहाँ पर ये जो आकृति जोड़ी गई कटोरे नुमा, उसके ऊपर से एक लीवर को नीचे लटका दिया,
ठीक है। यहाँ पर इसमें अनाज के दाने भर दिए, अनाज के दाने इस प्रकार से इसमें भरे हुए थे कि अगर ये लीवर नीचे की तरफ आता है तो ऊपर थोड़ी जगह हो जाएगी और कुछ अनाज के दाने किस में आ जाएंगे, बॉक्स में आ जाएंगे। इस तरह से इसको लगाया गया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक चूहे को बैठाया और उसके बाद में यहाँ जहाँ लीवर लटका हुआ था उस जगह पर गहरे रंग से इन्होंने पुताई कर दी। बाकी स्थानों पर अलग तरह का रंग था, यहाँ पर कुछ गहरा रंग इन्होंने लगा दिया। गहरा क्यों लगाया, इसके पीछे रीज़न ये है, चूहा एक ऐसा प्राणी होता है, इसको जो भी नई चीज़ लगती है, अलग लगता है, हट कर के लगता है, वहीं पर जाकर के ये कुछ क्रिया करता, अन्यथा नहीं करता। सामान्य चीज़ें होगी तो कुछ नहीं करेगा, पर कुछ विशेष हटकर लगेगा वहीं जाके क्रिया करता है। तो ये इस तरह का इन्होंने बॉक्स बनाया। ये आवाज़ रोधी बॉक्स था। आवाज़ रोधी का मतलब होता है साउंड प्रूफ। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है उसमें पानी नहीं जाता, ऐसे इसमें अंदर क्या नहीं जाती, आवाज़ नहीं जाती। इसका नाम इन्होंने रखा था क्रिया प्रसूत बॉक्स। क्रिया प्रसूत बॉक्स नाम रखा था खुद ने, बाद में इनके शिष्य लोगों ने इसका नाम रख दिया स्किनर बॉक्स। अब इसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है क्योंकि पहली बार इस तरह का बॉक्स स्किनर ने बनाया था। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो ही चूहा जो है इस बॉक्स में होता है और चूहे को ये अलग प्रकार की जगह नज़र आती है, तो यहाँ से जाकर के इस जगह पर चूहा क्रिया करने लगता है। अभी हम बात कर रहे थे लीवर इस तरह से लटकाया हुआ है कि इस पर थोड़ा सा दबाव आएगा तो लीवर नीचे आ जाएगा, और नीचे आने से ऊपर से अनाज के दाने इसमें आने लगेंगे, तो चूहे की क्रिया करने से लीवर नीचे दबता है, ऊपर जगह हो जाती है और यहाँ से कुछ अनाज के दाने किस में आ जाते हैं, बॉक्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा अनाज पीसने की जो चक्की होती है, आपकी तरफ आटा पीसने की हो सकती है, हमारी तरफ अनाज पीसने की चक्की होती है। तो बोलते तो ऐसे है ना, चक्की वाला ही लिख के रखता आटा चक्की, क्या चक्की, जबकि अनाज चक्की होनी चाहिए ना, लेकिन वो ऐसा आदत में है। तो यहाँ पर ये वाली बात ध्यान में रखना है कि जो ही ये अनाज पीसने की चक्की में होता है, लीवर लगा होता है, ऊपर अनाज डाल देता हो, उसको ऊपर करते पिसाई के लिए कुछ दाने अंदर जाने लगते हैं। वैसे ये लीवर जो ही नीचे दबता है तो यहाँ से अनाज के दाने किस में आ गए, बॉक्स में आ गए। अब अनाज के दाने जो थे ये चूहे को पहले दिखाई थोड़ी दे रहे थे, नहीं दे रहे थे ना, चूहे ने तो लीवर पर क्रिया की, लेकिन जो ही इसने क्रिया की, जो ही इसका दबाव आया, अनाज के दाने बॉक्स में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि चूहे ने उद्दीपक को नहीं देखा। ये अनाज के दाने क्या हैं, उद्दीपक। चूहे ने उद्दीपक को पहले नहीं देखा, लेकिन क्रिया करने के बाद में क्या पैदा हुआ, उद्दीपक पैदा हुआ। तो क्रिया प्रसूत, क्रिया की पहले उसने, प्रसूत का मतलब जन्म हुआ, किसका, उद्दीपक का जन्म हुआ। तो यहाँ पर जो है चूहे के द्वारा अनाज के दाने देखते ही इसको तो आनंद आ गया, क्योंकि इसका क्या है, ये भोजन है। चूहे ने अनाज के दाने ग्रहण कर लिए। जो ही अनाज के दाने खत्म हुए, फिर चूहा इधर उधर घूमने लगा। फिर अचानक उसका ध्यान लीवर की तरफ उस गहरी पुताई पर गया, फिर वहाँ चला गया। वहाँ जाते ही फिर दोबारा जाते ही लीवर नीचे दबा और फिर अनाज के दाने उसमें आ गए। इसका मतलब ये कि चूहा एक दो बार वहाँ जाने के बाद जब अनाज के दाने आते हैं तो वो समझने लगता है कि शायद यही कुछ ऐसा है कि यहाँ जाने के बाद में भोजन मिलता है। दो चार बार ऐसी क्रिया करने के बाद चूहे को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई। अब स्किनर ने देखा कि ये चूहा क्या करने लगा, ये चूहा इस पाइप से बाहर जाने लगा, जो पाइप यहाँ पर लगा हुआ था, और बाहर जाकर के घूमता आराम से, और जब भी इसको भूख लगती उस समय तुरंत पाइप में से अंदर आता और इधर उधर नहीं डोलता, सीधा उस लीवर पे जाता, वहाँ पर क्रिया करता और क्रिया करते अनाज के दाने आ जाते, जितना इसको चाहिए उतना खाता और फिर वापस लौट जाता। इसका मतलब अभी अच्छी तरह समझ गया था कि यहाँ क्रिया करने से मुझे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का मतलब है पहले इसने क्रिया की, उससे उद्दीपक का जन्म हुआ, उससे इसमें अनुबंधन पैदा हो गया कि मुझे यहाँ से भोजन की प्राप्ति होगी, और उसी के आधार पर इसका व्यवहार क्या हो गया, बदल गया। मतलब इसमें अधिगम हो गया कि मुझे भोजन कैसे मिलेगा, भोजन प्राप्त करने का तरीका इसको समझ में आ गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, अधिगम।
ये प्रयोग इनके द्वारा किया गया। और फिर उसके बाद में इन्होंने इस प्रयोग के बाद सबसे पहले दो प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख किया। एक अनुक्रिया इन्होंने बताई प्रकाशित अनुक्रिया और दूसरी इन्होंने बताई उत्सर्जित अनुक्रिया। अब प्रकाशित अनुक्रिया क्या होती है और उत्सर्जित अनुक्रिया क्या होती है, इनके द्वारा जो ये अनुक्रियाएं बताई गई, ये अनुक्रियाएं क्या हैं? देखिए, पहले नंबर पर प्रकाशित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया का मतलब होता है जब प्राणी के सामने पहले से कोई उद्दीपक मौजूद हो और उस उद्दीपक के कारण प्राणी क्रिया करे, यानी पहले से उद्दीपक मौजूद है। जैसे हमने पिछले प्रयोग देखे, बिल्ली के सामने भोजन था मछली के टुकड़े के रूप में, कुत्ते के सामने भोजन था, तो उद्दीपक उनके सामने थे, प्रकाश में थे, उनको दिखाई दे रहे थे या महसूस हो रहे थे। तो जो उद्दीपक पहले सामने था उसके कारण कोई क्रिया करे तो वो होती है प्रकाशित अनुक्रिया। यानी उद्दीपक सामने होने पर, प्रकाश में होने पर, उसके आधार पर कोई प्राणी क्रिया करता है तो वो प्रकाशित अनुक्रिया होती है। और यदि उद्दीपक प्रकाश में नहीं हो, उद्दीपक सामने नहीं हो और क्रिया करने के बाद उद्दीपक पैदा हो तो वो होती है उत्सर्जित अनुक्रिया। इसलिए कि उसकी क्रिया करने के कारण किसका उत्सर्जन हुआ? उद्दीपक का उत्सर्जन हुआ। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो प्रयोग किया गया किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। उसमें बताओ प्रकाशित अनुक्रिया हुई या उत्सर्जित अनुक्रिया हुई? उत्सर्जित अनुक्रिया हुई। अब यहाँ पर प्रकाशित अनुक्रिया का मतलब तो ये हो गया कि पहले प्राणी के सामने स्टिमुलस है, उसके कारण प्राणी रेस्पॉन्स कर रहा था। प्रकाशित अनुक्रिया का मतलब क्या हुआ? प्राणी के सामने पहले स्टिमुलस यानी उद्दीपक है, उसके कारण प्राणी क्या कर रहा है? अनुक्रिया कर रहा है। यहां पर पहले अनुक्रिया कर रहा है, इसका मतलब पहले यहां पर अनुक्रिया हो रही है, उसके बाद क्या नजर आ रहा है? स्टिमुलस नजर आ रहा है। तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया? पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी को किस में बदल दिया? आरएस थ्योरी में बदल दिया। यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स की जगह इन्होंने रेस्पॉन्स स्टिमुलस बना दिया। इसीलिए इनको या इनके सिद्धांत को लेकर कहा जाता है कि कौन से विद्वान ने पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया था? तो किसने बदल दिया था? स्किनर ने बदल दिया था। स्किनर के द्वारा ही विचार दिया गया कि संसार में 90% काम ऐसे होते हैं जिनमें पहले क्रिया होती है, उसके बाद में कोई भी किसी भी प्रकार का उद्दीपक नजर आता है। 90% कार्यों में ऐसा होता है। अब यूँ मान के चलिए, आप लोग जो है जिस दिन जॉब में जाएंगे उसके बाद 1 महीना काम करोगे तभी तो उद्दीपक नजर आएगा, या पहले ही सरकार जाते पैसे दिखा देगी आपको, ये पैसे लो पढ़ाओ तुम? असंभव है ना। 1 महीना काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पगार मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले व्यक्ति को क्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद में उद्दीपक नजर आता है। आपको क्रिया करनी पड़ती है तब आपका भोजन बनता है, तब आपका भोजन बनता है। हर काम 90% ऐसे हैं जिनमें पहले हमें क्रिया करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में उनके रिजल्ट, उनके परिणाम हमको नजर आते हैं। इसको बोला जाता है क्या? क्रिया प्रसूत। ठीक है। अब इनके द्वारा जो ये विचार दिया गया, इस विचार में जो मूल सिद्धांत है बस वो यही है, उत्सर्जित अनुक्रिया के रूप में इन्होंने अपना विचार दिया। और फिर इसी के आधार पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन के बारे में बताया। 2 तरह के पुनर्बलन इन्होंने माने। एक तो इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक पुनर्बलन माना और एक इन्होंने ऋणात्मक और धनात्मक पुनर्बलन माना। इस तरह से इनके 2 प्रकार के पुनर्बलन हैं, उनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुबंध क्यों हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम किसी क्रिया को करते हैं किसी की किसमें? इच्छा में, किसी के निमित्त होकर, किसी की साधना में, वो विचार इन्होंने दिया। तो वो सारे इनके नाम जो हैं उसी श्रेणी में आते हैं। ऑपरेंट थ्योरी क्यों कहते हैं इनके सिद्धांत को? ऑपरेंट का मतलब क्रिया करना, क्रिया करने के बाद में रिजल्ट का आना। दूसरा, ये जो सिद्धांत है ये वो सिद्धांत है जिसने कंप्यूटर को जन्म दिया। कंप्यूटर जो काम करता है ना, उस कंप्यूटर की सारी टेक्निक जो है वो किससे जुड़ी हुई है? इसी सिद्धांत पर। उसमें आपने देखा होगा पहले कीबोर्ड पर क्रिया करनी पड़ती है, तब स्क्रीन पर कुछ नजर आता है। तो पूरा का पूरा कंप्यूटर जो सिस्टम काम करता है वो इसी सिद्धांत को फॉलो करता हुआ काम करता है। तो कंप्यूटर और टंकण की शिक्षा में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। लिखिए यहाँ तक। स्किनर ने
1938 में स्किनर ने 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था जिसके लिए इन्होंने एक आवाज रोधी बॉक्स का निर्माण किया, जिसे क्रिया प्रसूत बॉक्स नाम दिया। और बाद में इनके शिष्यों ने उसे स्किनर बॉक्स कहा। ठीक है, ये एक बार बनाओ। इसको हटाओ। बना लिया भाई? इसके आगे लिखो, स्किनर ने
स्किनर ने बॉक्स में एक लीवर के माध्यम से अनाज रखे पात्र को जोड़ा तथा लीवर को इस तरह से लगाया कि यदि उस पर थोड़ा दबाव आता है तो अनाज के दाने बॉक्स में आ जाएंगे। चूहे को जब बॉक्स में भेजा गया और लीवर के पास चूहे ने जब क्रिया की तो उससे अनाज के दाने बॉक्स में आए। जो चूहे के लिए भोजन था। चूहे के द्वारा दो तीन बार ऐसी क्रिया करने के बाद उसने समझ लिया कि उसे भोजन की प्राप्ति कैसे होगी और अब वह जब आवश्यकता होती थी बॉक्स में पहुंचकर भोजन प्राप्त कर लेता था। इस प्रयोग के आधार पर
इस प्रयोग के आधार पर स्किनर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए दो प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख किया। नोट डाल कर लिखो यहाँ पर। 1943 में 1943 में स्किनर ने इसी प्रकार के क्रिया प्रसूत बॉक्स के माध्यम से कबूतर पर भी प्रयोग किया था और समान परिणाम प्राप्त किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने दोनों प्रयोगों के माध्यम से लगभग एक जैसे परिणाम प्राप्त किए। अब इनके द्वारा जो अनुक्रियाएं बताई गई वो कौन कौन सी है, तो पहले नंबर पर लिखो प्रकाशित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया क्या है, लिखिए। जब प्राणी के सामने पहले से उद्दीपक मौजूद या उपस्थित होता है, जब प्राणी के सामने पहले से उद्दीपक मौजूद या उपस्थित होता है और उस उद्दीपक के कारण वह प्राणी कोई क्रिया करता है तो यह प्रकाशित अनुक्रिया ऑब्लिक उद्दीपन अनुक्रिया ऑब्लिक एसआर थ्योरी कहलाती है।
ठीक है, यानी जिसमें पहले से उद्दीपक मौजूद होता है और फिर उसके बाद में कोई अनुक्रिया होती है उद्दीपक के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एसआर थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर लिखो उत्सर्जित अनुक्रिया। उत्सर्जित अनुक्रिया उत्सर्जित अनुक्रिया में लिखो जब प्राणी के सामने पहले कोई उद्दीपक नहीं होता, जब प्राणी के सामने पहले कोई उद्दीपक नहीं होता, लेकिन प्राणी के द्वारा की जाने वाली किसी क्रिया, प्राणी के द्वारा की जाने वाली किसी क्रिया के कारण, प्राणी के द्वारा की जाने वाली किसी क्रिया के कारण, उद्दीपक पैदा हो जाता है, उद्दीपक पैदा हो जाता है, और फिर वह प्राणी, उद्दीपक पैदा हो जाता है और फिर वह प्राणी उस उद्दीपक के प्राप्त करने के व्यवहार को, उस उद्दीपक के प्राप्त करने के व्यवहार को सीख लेता है, तो इसे क्रिया प्रसूत अनुबंध अथवा आरएस थ्योरी कहते हैं। आरएस थ्योरी कहते हैं। स्टेप बदल कर लिखो, स्किनर ने अपने प्रयोग के द्वारा उत्सर्जित अनुक्रिया को ही सिद्ध किया था, उत्सर्जित अनुक्रिया को ही सिद्ध किया था, उत्सर्जित अनुक्रिया को ही सिद्ध किया था। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया था, ठीक है। अब देखो, इन्होंने जो है अपने प्रयोग के माध्यम से एक तो पुनर्बलन को लेकर के जो विचार दिए वो आपको स्मरण रखने हैं। तो स्किनर के अनुसार पुनर्बलन,
स्किनर ने पुनर्बलन के दो अलग अलग रूपों में वर्णन किए हैं। एक जो पुनर्बलन इनका है वो है प्रकृति के आधार पर, पुनर्बलन की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर इन्होंने बताया है। और प्रकृति के आधार पर इन्होंने जो पुनर्बलन बताया वो दो प्रकार का होता है। आपको एक साथ नहीं लिखना है। प्रकृति के आधार पर इन्होंने बताया प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। दूसरा इन्होंने बताया है व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर दो प्रकार के इन्होंने माने हैं। एक तो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अब ये क्या है, प्रकृति के आधार पर क्या है और व्यवहार के आधार पर क्या है। प्रकृति के आधार पर इन्होंने जो दो पुनर्बलन माने हैं उसमें एक है इनका प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब होता है जो जैविक होता है। क्या होता है? जैविक होता है। जैविक का मतलब होता है जिसका संबंध हमारे शरीर से होता है और जो सकारात्मक होता है और हर हाल में हमें पूरा करना ही पड़ता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं अभिप्रेरणा के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था जैविक प्रेरक जो है कौन कौन से होते हैं, भूख, प्यास, नींद, काम आदि। तो इस प्रकार की चीज़ें जिनका संबंध हमारे शरीर से हो उसके लिए कोई पुनर्बलन दिया जाए तो वो जैविक पुनर्बलन है। जैसे भोजन दिया जाएगा तो जैविक पुनर्बलन है, पानी दिया जाएगा तो जैविक पुनर्बलन है। जिसका संबंध हमारे भूख, प्यास, नींद, काम से जुड़ा हुआ हो, उससे जुड़े हुए जो भी पुनर्बलन या प्रोत्साहन मिलते हैं वो कौन से होंगे? प्राथमिक, यानी हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति से जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पर द्वितीयक पुनर्बलन, सामाजिक पुनर्बलन होते हैं। वो मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो बहुत बड़ा प्रभाव उनका नहीं पड़ता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि आदि, ये द्वितीयक पुनर्बलन होते हैं। दूसरी आवश्यकता होती है, मानव को जब पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है उसके बाद में वो दूसरी आवश्यकता सोचता है। रोटी, कपड़ा और मकान उसकी प्राथमिक आवश्यकता है। ये पूरी होने के बाद में वो सोचता है कि समाज में उसके साथ में स्नेह से व्यवहार हो, उसको कोई पद प्रतिष्ठा मिले और किसी प्रकार की कोई आत्मसंतोषजनक स्थिति उसको प्राप्त हो। ये उसके बाद की बात होती है। तो इस तरह से इन्होंने दो तरह के पुनर्बलन बताए, है ना, प्राथमिक और द्वितीयक। लिखिए, पहले नंबर पर लिखो प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार में लिखो पुनर्बलन का वर्गीकरण जो प्रदत्तों के आधार पर होता है। प्रदत्तों का मतलब देने का तरीका। जो प्रदत्तों के आधार पर होता है उसे स्किनर ने दो प्रकारों में बांटा है। पहला प्राथमिक पुनर्बलन,
प्राथमिक पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलन में लिखो वह प्रोत्साहन जिसका संबंध प्राणी की जैविक आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। जैसे भूख प्यास नींद काम आदि से संबंधित। भूख प्यास नींद काम आदि से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भूख पुनर्बलन नहीं है। भूख के लिए जो देंगे वो पुनर्बलन है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। जैसे भूख के लिए क्या दिया जा सकता है? भोजन दिया जा सकता है, कोई पेय पदार्थ दिया जा सकता है ना, किसी प्रकार का कोई अल्पाहार दिया जा सकता है, तो वो सब क्या होगा? भूख के लिए। प्यास के लिए, प्यास लग रही है, पानी नहीं मिला, मान लो तो पानी नहीं है, जूस रखा हुआ, बोले कोई बात नहीं थोड़ा सा इससे गला तर हो जाएगा, नारियल पानी है वो दे दिया, कुछ भी हो गया, प्यास बुझनी चाहिए उससे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, केवल पानी उसमें नहीं होगा, जो जिससे भी हमारी प्यास बुझ सकती है। नींद आ रही है किसी को और सो भी नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं कि 10 मिनट के लिए थोड़ा आंख बंद करके रिलैक्स हो जाइए, तो वो भी क्या उसके लिए पुनर्बलन है। ऐसा नहीं कि 10 घंटे सो जाइए, ऐसा भी नहीं, थोड़ा भी करते हैं ना, कुछ भी अपन उसकी दिशा में कोई काम करते हैं, मीन्स वो सब क्या होगा? जैविक प्रकार का होगा या प्राथमिक पुनर्बलन होगा। सेकेंड नंबर पर, लेकिन अभी किसी को मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, वो एक भैया बहुत देर से सो रहे हैं पीछे, जो ग्रीन कलर का कुछ शर्ट वगैरह पहने हुए हैं, तो वो ध्यान रखें नहीं सोएं बार बार, है ना। मुझे सब पता रहता है, चाहे कोने में सो रहा तो भी, है ना। ईश्वर ने दूर की नज़रें बहुत अच्छी दी है, पास में भले ही अलग बात हो। और उसको पता था ईश्वर को पहले कि से दूर बैठे हुए बालकों को पढ़ाएगा तो उसी की ज़रूरत पड़ेगी इसको, है ना। चलिए अभी आप दूसरे नंबर पर आ जाइए, द्वितीयक पुनर्बलन। द्वितीयक पुनर्बलन में देखिए, लिखो वह प्रोत्साहन जिसका संबंध सामाजिक प्रेरणाओं से होता है, जैसे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि। ठीक है, अब इसके बाद में बी नंबर पर लिखिए आप, व्यवहार के आधार पर। व्यवहार के आधार पर देखो, व्यवहार के आधार का मतलब होता है एक व्यक्ति के साथ में हमारे द्वारा किया जाने वाला व्यवहार या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार, और उस व्यवहार के कारण प्रभावित होकर व्यक्ति किसी प्रकार के पुनर्बलन को महसूस करता है, तो वो व्यवहार के आधार पर पुनर्बलन होता है। ठीक है ना। अब व्यवहार के आधार पर पुनर्बलन इन्होंने दो तरह का माना, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है जोड़ना, ऐसा पुनर्बलन जिसमें हम व्यक्ति के व्यवहार में कुछ जोड़ रहे हैं,
व्यक्ति के व्यवहार में कुछ जोड़ा जा रहा है, व्यक्ति के व्यवहार के साथ कुछ जोड़ा जा रहा है, व्यक्ति के साथ होने वाले व्यवहार में कुछ जोड़ा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं धनात्मक पुनर्बलन। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने, एक बालक ने, मान लीजिए एक प्रश्न पत्र में, एक टेस्ट पेपर में सबसे ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त किए, आपने उसको धन्यवाद दे दिया, तो आपने उसके व्यवहार में एक नया व्यवहार जोड़ दिया। धन्यवाद देना भी जुड़ा हुआ है। आपने उसको एक इनाम दे दिया, इनाम दे दिया मतलब उसके व्यवहार में एक इनाम जोड़ दिया आपने। तो जब भी उसको कोई वस्तु दी जाए या व्यवहार के रूप में कोई शब्द उसके साथ में जोड़ा जाए तो वो हमेशा धनात्मक पुनर्बलन होता है, जोड़ना। उसके बाद में ऋणात्मक पुनर्बलन, घटाना। जो व्यवहार में चल रहा है उसमें से कुछ घटा दिया जाए और घटाने के बाद भी उसको पुनर्बलन मिले। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को घटा करके भी हम पुनर्बलन देते हैं। अब घटा कर कैसे देते हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग इस ऋणात्मक पुनर्बलन को ये समझ बैठते हैं दंड, सजा। ऐसा नहीं है। ऋणात्मक का मतलब यहाँ घटाना है। अब वो इन्होंने घटाना किस रूप में माना? जैसे मान लीजिए सड़क के ऊपर चलती हुई दो गाड़ियों को आपने खूब देखा होगा। एक गाड़ी आगे से आ रही है जिसकी लाइटें बहुत तेज़ है, कार है, और दूसरी तरफ से एक बाइक वाला आ रहा है। अब कार की तेज़ लाइटों में दिन में तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, पर रात्रि के समय बाइक वाले को सड़क नज़र नहीं आएगी। जो तेज़ लाइटें होती है उससे डिम लाइट वाला जो व्यक्ति होता है उसको सड़क नज़र नहीं आती है। और कार वाले की तेज़ लाइटें जब तक रहेगी तब तक बाइक वाला सड़क को इधर से उधर क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में गाड़ियों में एक व्यवस्था होती है डीपर मारने की। इसका मतलब ये होता है कि वो डीपर का मतलब लाइट को डिम कर लेता है। लाइट को क्या कर लेता है? डिम कर लेता है। उसमें दो तरह के बल्ब होते हैं, एक बहुत दूरी तक दिखाई देने वाले, एक बहुत नज़दीक तक के। तो जब डिम लाइट पर वो ले लेता है उसको, तो वो लाइट बहुत आगे नहीं जाती, केवल रोड पर ही गिरती है और सामने वाले की आंखों में नहीं जाती और उसको रोड दिखाई देने लगता है। देखा होगा ना अपनी लाइटों को। तो उसने क्या किया? अपनी लाइटों को माइनस कर लिया। अपनी लाइटों को क्या कर लिया? माइनस कर लिया। और उसका व्यवहार जो था, जिसमें दिक्कत आ रही थी गाड़ी चलाने में, उसको आपने क्या कर दिया? पुनर्बलन दे दिया। अब वो गाड़ी चलाकर निकल जाएगा। इसका मतलब आपके द्वारा लाइटों को माइनस करके सामने वाले को क्या दिया गया? पुनर्बलन दिया गया, जिससे कि वो वहाँ से निकल जाए। तो यहाँ पर माइनस हुई लाइटें, इसलिए ये क्या होगा? अपने आप में ऋणात्मक होगा। दूसरे नंबर पर जो है, धूप के समय में एक व्यक्ति अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाता है या सिर पर कोई कपड़ा, वस्त्र, तौलिया रख कर के बाहर निकलता है, तो वो भी क्या कर रहा है? ऋणात्मक पुनर्बलन है। करते हैं कि नहीं ऐसे? वो क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? उत्कर्ष के द्वारा भी टोपियां बांटी गई आपको, ये ऋणात्मक पुनर्बलन है। ये क्या है? ऋणात्मक पुनर्बलन है, क्योंकि इससे धूप क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। जितनी धूप हमारे पास आ रही थी ना, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमारी आंखों तक उतनी धूप नहीं आएगी काले चश्मे से, सिर तक उतनी धूप नहीं आएगी कपड़ा ढकने से। इसका मतलब धूप को माइनस करके पुनर्बलन दिया गया। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना, बहुत अधिक ठंड के समय गर्म कपड़े पहनते हैं, तो हमने किसको माइनस कर दिया? सर्दी को। हमारे शरीर तक जो सर्दी पहुंच रही थी, ठंडक पहुंच रही थी, उसको हमने कम कर दिया, माइनस कर दिया, जिससे हमारी बॉडी को पुनर्बलन मिला। समझ पा रहे हैं बात को आप? तो जब भी किसी व्यवहार को माइनस करके पुनर्बलन दिया जाता है वो ऋणात्मक पुनर्बलन होता है, और जब प्लस करके दिया जाता है वो धनात्मक पुनर्बलन होता है। ठीक है ना? क्योंकि परीक्षा में यहाँ से ऐसा प्रश्न आ सकता है, निम्न में से स्किनर के अनुसार ऋणात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। फिर उसमें ऑप्शन देगा वो दंड देना। क्या देगा? लेकिन दंड देना फर्स्ट नंबर पे ही। फिर सेकंड नंबर पे वो देगा असभ्य शब्दों का प्रयोग करना। थर्ड नंबर पर देगा बात को काटना। फोर्थ नंबर पर देगा धूप से बचने के लिए आंखों पर काला चश्मा लगाना। तो यहाँ पर इस पर तो नज़र जाएगी नहीं, धूप चश्मे पर तो लोगों की पहले नज़र जाएगी दंड पर। बोले माइनस से ऋणात्मक है तो सीधी सीधी बात है, उसको क्या दिया जा रहा होगा? दंड दिया जा रहा होगा। तो आपको ध्यान देना है, इसका आंसर वो नहीं होकर क्या होगा? फोर्थ होगा। देखिए, ये जज्बात की बात होती है। इतने लोग बैठे हैं, अगर
मैं पूछ रहा हूँ और वो जवाब नहीं देंगे और किसी एक के जज्बात जगेंगे, वो तो देगा ही देगा ना, इसमें क्या बात है ना। ये सबका अपना अपना प्रेम होता है, अपना अपना स्नेह होता है। चलिए लिखिए। जब एक व्यक्ति के साथ अथवा प्राणी के साथ, जब एक व्यक्ति के साथ अथवा प्राणी के साथ किए जाने वाले या होने वाले, किए जाने वाले या होने वाले किए जाने वाले या होने वाले किसी व्यवहार, किए जाने वाले या होने वाले किसी व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण कोई प्रोत्साहन प्राप्त होता है, कोई प्रोत्साहन प्राप्त होता है, तो वह प्रोत्साहन प्राप्त होता है तो वह दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। एक व्यवहार में कुछ जोड़ा जाकर, एक व्यवहार में कुछ जोड़ा जाकर, दूसरा व्यवहार से घटाया जाकर, व्यवहार से घटाया जाकर, व्यवहार से घटाया जाकर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर लिखो धनात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन में लिखो जब किसी प्राणी को, जब किसी प्राणी को दिया जाने वाला पुनर्बलन, जब किसी प्राणी को दिया जाने वाला पुनर्बलन इस प्रकार का हो, प्राणी को दिया जाने वाला पुनर्बलन इस प्रकार का हो कि उसके व्यवहार में, उसके व्यवहार में कोई प्रोत्साहन जोड़ा जावे, उसके व्यवहार में कोई प्रोत्साहन जोड़ा जावे, जोड़ा जावे। जैसे कोई इनाम देना, कोई इनाम देना, धन्यवाद या शाबाशी देना, धन्यवाद या शाबाशी देना। इसके बाद में सेकंड नंबर पर लिखो ऋणात्मक पुनर्बलन, जब प्राणी के
जब प्राणी के व्यवहार से संबंधित किसी परिस्थिति को घटाया जावे जैसे धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनकर तेज धूप को घटाना कोमा लगा कर लिखो। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना एवं ठंड के प्रभाव को कम करना। अभी भी कम करना हो तो बता दो। अभी नहीं है ज़रूरत, 9 बजे के आसपास पड़ेगी, है ना? ठीक है। और एक और लिखो इसमें लास्ट में, रोड पर सामने से आने वाली गाड़ी को रास्ता दिखाने के लिए अपनी गाड़ी की लाइट डिम करना। डिम को हिंदी में लिख सकते हो मंद करना। मंद का मतलब कम होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऋणात्मक पुनर्बलन है स्किनर के अनुसार। तो ये स्किनर ने 2 अलग अलग प्रकार के पुनर्बलन का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में देखिए, स्किनर ने उस पुनर्बलन का भी विचार दिया है जो हल ने दिया है। हल के अनुसार जो पुनर्बलन होता ना, आंशिक और सतत, उसके बारे में भी इन्होंने विचार दिया है। क्या है कि पुनर्बलन आंशिक और सतत प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर आप नोट डाल कर लिख लीजिए, बार बार उसको नहीं लिखना है। नोट डाल कर लिखो, ध्यान रहे स्किनर ने हल के अनुसार दिए गए सतत और आंशिक पुनर्बलन को भी उसी के समान वर्णित किया है। अब उसी के समान वर्णित किया, इसका मतलब हम उसको कहाँ पढ़ सकते हैं? हाँ, हल के सिद्धांत में जो हमने लिखा है सेम उसी तरह से उसको हम पढ़ सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है ये जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, शिक्षा में उपयोगिता, शिक्षा में उपयोगिता। शिक्षा में उपयोगिता में देखो सबसे पहले नंबर पर इस सिद्धांत की जो सर्वाधिक बार पूछी जाने योग्य या पूछी गई जो उपयोगिता वो ये है कि कंप्यूटर और टंकण की शिक्षा के लिए ये उपयोगी है। इसके लिए कंप्यूटर और टंकण, टंकण तो सब जानते हो ना, टाइपिंग। लिखिए, यह सिद्धांत कंप्यूटर एवं टंकण की शिक्षा के लिए, यह सिद्धांत कंप्यूटर एवं टंकण की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कंप्यूटर एवं टंकण की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर इनका ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत एक विचार देता है शेपिंग का। किसका विचार देता है? शेपिंग का। ये शेपिंग क्या होती है, ये भी इनकी उपयोगिता है सिद्धांत की। शेपिंग का मतलब होता है एक बालक के व्यवहार को आकार देना। शेप का मतलब आकार होता है, उससे बना शब्द आकार देना। लेकिन आकार देने का मतलब ये कि वांछित व्यवहार को आकार देना। जो वांछित व्यवहार है उसको पुनर्बलन देना और उसको बार बार करवाना, जिससे कि बालक के व्यवहार में वो एक आकार ले ले। समझ रहे हैं बात को आप? जैसे किसी बालक में आप कोई भी व्यवहार पैदा करना चाहते हैं कि ये व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए मतलब इस आकार का होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बालक को उस वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन देना पड़ेगा। व्यवहार दो तरह का होता है, वांछित और अवांछित। वांछित का मतलब मान्य व्यवहार और अवांछित का मतलब अमान्य व्यवहार, जो सब लोगों के लिए मान्य। एक बालक सिगरेट पीना सीख जाता है तो ये उसका कौन सा व्यवहार है? अवांछित व्यवहार है। एक बालक नियमित रूप से बगीचे में घूमना जाना सीख जाता है तो ये उसका वांछित व्यवहार है। एक बालक किसी खेल को नियमित रूप से खेलना सीख जाता है तो वो उसका वांछित व्यवहार है। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखिए, दूसरे नंबर पर लिखो, स्किनर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से, स्किनर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से शेपिंग का विचार दिया है। शेपिंग का विचार दिया है। शेपिंग का विचार दिया है, जिसका अर्थ है एक बालक के व्यवहार को, एक बालक के व्यवहार को उचित आकार प्रदान करना। एक बालक के व्यवहार को उचित आकार प्रदान करना, उचित आकार प्रदान करना। इसके लिए उसके वांछित व्यवहारों, इसके लिए उसके वांछित व्यवहारों, वांछित व्यवहारों को बार बार प्रोत्साहन देना। वांछित व्यवहारों को बार बार प्रोत्साहन देना। एक जो है इनका जो सिद्धांत है, इसमें इन्होंने एक विचार दिया है टोकन इकोनॉमी। टोकन टोकन इकोनॉमी क्या होती है? किसे टोकन इकोनॉमी कहते हैं? टोकन
का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो टोकन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग कई बार कई ऐसे रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं जहाँ पर चाय आपको लेनी होती है तो वो डायरेक्ट पैसे लेकर चाय नहीं देता है, बल्कि एक टोकन देता है और फिर आपको उस टोकन को देकर चाय लेनी होती है। तो इसका मतलब जब तक आपके हाथ में वो टोकन है तब तक उसका मूल्य आपकी उस इकोनॉमी के बराबर है जो आपने चाय के लिए भुगतान किया है। आप बैंक में जाते हैं पैसा लेने के लिए, वहाँ आपने अपना चेक या अपनी कोई भी जो है पर्ची जमा करवाई, उसके बाद में वो आपको एक टोकन देता है जिसको बैंक की भाषा में छल्ला बोलते हैं। वो आप लोगों को लेके बैठा रहना पड़ता है और जब आपका नंबर आता है तो छल्ले पर लिखे हुए नंबर के आधार पर आपको बुलाकर वो पैसा देता है। इसका मतलब जो भी आपकी राशि उसमें भरी गई थी उसके एवज़ में उसके मूल्य के बराबर, कीमत के बराबर वो छल्ला आपके हाथ में है। अगर वो खो गया तो आपके पैसे भी खो गए। आप बस में बैठने के लिए जब जाते हैं टिकट खिड़की पर, तो वहाँ टिकट खिड़की पर बैठा हुआ टिकट मास्टर जो होता है वो आपका पैसा लेकर के उसके एवज़ में एक पर्ची दे देता है या एक कार्ड दे देता है ना? वो ही आपका टोकन है। और बस में कंडक्टर आपको उसी को देख कर के यात्रा करवा देता है। पैसा आपने कंडक्टर को नहीं दिया, लेकिन फिर उस पर्ची या उसके आधार पर जिसको आप टिकट बोलते हैं उससे वो आपको यात्रा करवा देता है। तो वो आपके पैसे के मूल्य के रूप में है। कब तक? जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं हो जाती है। ठीक है ना? तो टोकन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि अपनी सुविधाओं को बनाए रखने के लिए या असुविधा से बचने के लिए जब किसी धन के बदले में किसी कार्ड का, किसी टोकन का, किसी छल्ले का, किसी रसीद का उपयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? टोकन इकोनॉमी कहलाती है। बैंक में पैसा जमा कराने के बाद जमा पर्ची आपको देता, मोहर लगा के साइन लगा करके, वो आपकी क्या है? राशि है। बैंक में जो पैसा जमा हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो पर्ची है जिसके द्वारा आप कह सकते हैं कि मैंने ये पैसा जमा करवाया है। उसको टोकन इकोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ पर स्किनर का मतलब इससे क्या है? स्किनर क्या कहना चाहते हैं? उस टोकन इकोनॉमी को स्किनर ने कैसे यूज़ किया? तो इन्होंने कहा है कि बालक जो होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो वांछित व्यवहार करें, बालक से आप चाहते हैं कि वो वांछित व्यवहार करे, आप जैसा उसको बनाना चाहते हैं वैसा बने, तो आपको उसे टोकन इकोनॉमी बतानी चाहिए या टोकन इकोनॉमी का उपयोग करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। अब टोकन इकोनॉमी बालक के लिए क्या होगी? बालक को किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा लालच देना जिसकी वजह से वो उस कार्य को करे, वही बालक के लिए टोकन इकोनॉमी होगी। जैसे हम बालक को कहते हैं, किसी भी बालक को, कि जो है आज ये काम करेगा तो तेरे को टॉफ़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? टॉफ़ी। अब वो टॉफ़ी मिलेगी वाली जो बात है, वो लालच जो है उसके लिए क्या है? टोकन इकोनॉमी है। वो आपका जो काम कर रहा है, जो आप काम करवाना चाहते हैं, वांछित व्यवहार करवाना चाहते हैं, उस टॉफ़ी के एवज़ में वो करेगा, तो वो एक प्रकार से उसके लिए क्या होगी? ठीक है ना? किसी एवज़ में कोई काम करना ही या किसी एवज़ में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? टोकन इकोनॉमी है। ठीक है, लिखिए। स्किनर ने अपने सिद्धांत में टोकन इकोनॉमी का विचार दिया है जो एक बालक के वांछित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाया गया कोई भी लालच या इनाम हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सिद्धांत उपयोगी है। हम एक बालक में अगर कोई सकारात्मक व्यवहार पैदा करना चाहते हैं तो किसका उपयोग किया जा सकता है? टोकन इकोनॉमी का। अब इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, इसी सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन विधि कार्य करती है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, यह सिद्धांत तत्काल पुनर्बलन के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत तत्काल पुनर्बलन के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत तत्काल पुनर्बलन के महत्व को स्पष्ट करता है। यानी किसी प्राणी को तत्काल पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, सक्रिय अनुबंध तभी होगा, है ना। जैसे कि चूहे पर प्रयोग किया और लीवर को दबने के तुरंत बाद यदि अनाज के दाने नहीं मिलते, थोड़ा रुक कर के मिलते, तो फिर कभी अनुबंधन पैदा नहीं होता। अगर उसमें अनुबंधन पैदा करना तो उसको पुनर्बलन तत्काल देना ही पड़ेगा। तत्काल पुनर्बलन की पैरवी करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, यह सिद्धांत करके सीखने की शिक्षा देता है, लर्निंग बाय डूइंग। चूहे ने पहले क्रिया की, उसके बाद में भोजन प्राप्त करना सीखा, इसलिए यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो अगला सिद्धांत आता है वो है किसका सिद्धांत? अगला एडविन गुथरी का ना। एडविन गुथरी का है सामीप्य अधिगम या एकल प्रयास अधिगम सिंगल ट्रायल थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। अब ये सिंगल ट्रायल थ्योरी क्या है, एकल प्रयास सिद्धांत क्या है और किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया एडविन गुथरी के द्वारा। छोटा सिद्धांत है, सामान्य बातें ध्यान में रखनी है। एडविन गुथरी के द्वारा ही दिया गया और इन्होंने खरगोश, बिल्ली, आदि पर प्रयोग किया। इनका जो सिद्धांत है उसमें 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है जो इनके सिद्धांत की लाइन्स है। बस यहीं से प्रश्न अगर आएगा पूछेंगे तो पहले नंबर पर सामीप्य अधिगम क्या है, दूसरा एकल प्रयास क्या है, तीसरा पुनर्बलन के बारे में इन्होंने विचार दिया है। और फिर इनके द्वारा एक और विचार दिया गया है आदतों
को छुड़वाने के तरीके, आदतों को छुड़वाने के तरीके इन्होंने जो दिए हैं वो 3 प्रकार के तरीके हैं इनके। एक इन्होंने देहली विधि बताई है, दूसरी थकान विधि इन्होंने बताई है, और तीसरी इन्होंने विपरीत क्रिया। ठीक है, अब ये सब कुछ नहीं लिखना तुमको, एडविन गुथरी तक लिखना बस। अब एडविन गुथरी ने जो है खरगोश, बिल्ली आदि पर प्रयोग किया, ये लाइनें आप लिख लीजिए यहाँ तक। अब इसके बाद में देखो इन्होंने जो प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष दिए वो क्या है मोटे तौर पर। फर्स्ट नंबर पर तो इन्होंने एक विचार दिया था सामीप्य अधिगम। सामीप्य अधिगम का मतलब क्या होता है? सामीप्य का मतलब समीपता से है, नज़दीकी से है। सामीप्य का मतलब नज़दीकी या समीपता से है। जितना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता का भाव होगा, या यूं कहें जितनी ज़्यादा बार अनुक्रिया होगी उद्दीपक के कारण, उतना ही अधिगम अधिक होगा। उतना ही अधिगम क्या होगा? अधिक होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग किताबों के पास जितने ज़्यादा रहेंगे और जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। यानी जिसके समीप आप रहोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। आप अच्छे लोगों के संग ज़्यादा रहोगे तो अच्छा सीखोगे, बुरे लोगों के संग रहोगे तो बुरा सीखोगे। समीपता हमारे अधिगम को पैदा करती है ना। हम किसी ऐसे व्यक्ति के समीप रहते हैं जो आपको हर पल पढ़ने के लिए ही प्रेरित करता है तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे। हम ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो आपकी पढ़ाई को लेकर के बार बार आपको टोकता है कि इतना क्या पढ़ता है, पागल हो जाएगा, बंद कर पढ़ना वरना कम पढ़ा कर, तो आप उतने ही क्या करोगे? कम पढ़ोगे, है ना। दोनों तरह के लोग मिलते हैं, दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको। वो भी मिलेगा जो पढ़ाई के लिए समर्थन करेगा, बार बार आपको कहेगा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, वो भी मिलेगा जो कहेगा फालतू ज़्यादा उसके अंदर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दोनों तरह के लोग होते हैं ना। अब आप कैसे लोगों के संग में रहते हैं वैसे ही आप बनेंगे, फाइनली वैसा ही आपके साथ में होगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे कार्यों में सहयोगी बनते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाधक बनते हैं। लेकिन ये बाधक और सहयोगी समीपता से होते हैं। जिसकी समीपता हमारे साथ रहेगी वो वैसा ही बनेगा। अगर बाधक व्यक्ति और आप उससे दूर रहना पसंद करते हैं तो कभी बाधक नहीं बनेगा। अच्छा व्यक्ति है और आप उसके समीप रहना पसंद करेंगे तो आपको क्या करेगा? सहयोग करेगा। ठीक है ना। तो सामीप्य अधिगम इन्होंने कहा कि जैसे बिल्ली पर प्रयोग किया इन्होंने, सेम उसी प्रकार जैसे थॉर्नडाइक ने किया था। और फिर इन्होंने कहा कि बिल्ली और उद्दीपक के बीच में जो अनुक्रिया हो रही थी बिल्ली के द्वारा उद्दीपक के कारण, वो जितनी जल्दी हुई, जितनी ज़्यादा हुई, बिल्ली ने उतना ही जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से दरवाज़ा खोलना सीखा। अगर आप इस क्रिया को कहेंगे आज करवा ली, फिर 5 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, तो फिर वो बिल्ली दरवाज़ा खोलना नहीं सीखेगी। एक बालक को आप रोज़ रोज़ किसी बात को पढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसको 5 का पहाड़ा पक्का याद हो, तो आप उससे 5 के पहाड़े से इस तरह जोड़ दो कि कई बार क्रिया करवाओ उससे, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा? उसको सीख जाएगा। जितना नज़दीक उसके रहेगा उतना ही सीखेगा। ठीक है ना। दूसरा इन्होंने विचार दिया एकल प्रयास का। एकल प्रयास का मतलब एक बार होने वाले प्रयास से सीखना। एडविन गुथरी ने कहा कि जिंदगी में कोई भी काम व्यक्ति एकल प्रयास के आधार पर ही करता है। यानी पहली बार जिस तरीके से वह व्यक्ति उस काम को सफल बनाता है, जिंदगी में हमेशा उसी तरीके को अपनाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो 10 बार काम करने के बाद में 11वीं बार जिस तरीके से काम करता है और वो 11वीं बार से उसका काम सफल हो जाता है, तो अब जिंदगी में 10 तरीके कभी नहीं अपनाएगा। वो डायरेक्ट कौन सा अपनाएगा? 11वां तरीका अपनाएगा। पहली बार तो उसको बहुत तरीके काम में लेने पड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से उसका काम एक बार हो गया, अब भविष्य में उसी तरीके को वो अपनाएगा।
उसको बोला जाता है एकल प्रयास। एक ही प्रयास होता है जो बार बार व्यक्ति काम में लेता। अब वो एकल प्रयास कौन सा है, 5वें नंबर का, 10वें नंबर का, 100वें नंबर का, वो अलग बात है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन पहली बार उस तरीके से काम हुआ। मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति नियमित रूप से अपने घर से कोचिंग के लिए आता है और वो अपने घर से आता है, उसके अंदर उसको जो है नियमित रूप से कोई भी ऐसा साधन मिलता है जो साधन उसको फिक्स टाइम पर पहुंचा देता है, 2 दिन 3 दिन लगातार उसमें आया। अब दूसरा साधन चाहे कोई सा भी ले आओ आप, वो दूसरे साधन का उपयोग नहीं करेगा। उसकी मानसिकता ये फिट हो गई है कि मैं उसी साधन में जाऊंगा तो टाइम पर पहुंचूंगा। इसका मतलब वो क्या है, एकल प्रयास अधिगम है। आपके गांव के अंदर 2 बसें आती है, दोनों बसों का टाइम इस तरह का है कि एक बस जो है आपके गांव से 8 बजे रवाना होकर शहर के लिए जाती है और वो 2 घंटे में पहुंचती है, और एक बस जो है 8:15 बजे शुरू होती है और वो भी 2 घंटे में पहुंचती है। लेकिन आप पहली बार जिस बस में बैठे 8 बजे वाली में, उसने आपको सही 2 घंटे में पहुंचा दिया। एक बार आप 8:15 वाली बस में बैठे, गलती से रोड पर भीड़ भाड़ है, कुछ भी है, वो जो है 2.25 घंटे में शहर पहुंची। अब आप जिंदगी में उसी बस में जाओगे जिसने 2 घंटे में पहुंचाया था, भले अगले दिन वो 2.5 घंटे में पहुंचाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो बर्दाश्त है, लेकिन आप उसी में जाएंगे जिसने पहली बार आपको कम समय पर पहुंचाया। यही तो वजह होती है किसी भी स्टेशन से निकलने वाली कुछ गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ होती है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है, कुछ में नहीं होती है। उनको लगता है कि वही टाइम पे पहुंचाएगी, जबकि अगर खराबी आ गई, जाम लग गया, लाइन क्लियर नहीं है, मान लो ट्रेन है तो टाइम तो उसमें भी लग सकता है। लेकिन हमारा जो सोच है उसके लिए फिक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं एकल प्रयास अधिगम। एक प्रयास में जहां हमने सफलता प्राप्त कर ली, जिस कार्य को हमने पूरा कर लिया, फॉर फ्यूचर हम बार बार उसी को अपनाते हैं। ठीक है। तीसरा इनका विचार है पुनर्बलन का, जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। पुनर्बलन का विचार क्या कहता है? पुनर्बलन का विचार ये कहता है कि कोई भी प्राणी जिसको हम पुनर्बलन देते हैं, वह पुनर्बलन देने का कोई मतलब नहीं है। सारे विद्वान, सारे मनोवैज्ञानिक पुनर्बलन के महत्व को समझाते हैं। सारे मनोवैज्ञानिक किसको समझाते हैं? पुनर्बलन के महत्व को समझाते हैं। ये एडविन गुथ्री एक ऐसे विद्वान है जो पुनर्बलन को महत्व नहीं देते। इनका मानना है कि पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं है। अब आपको पूछा जा सकता है किस विद्वान ने कहा है कि पुनर्बलन अर्थहीन होता है, उसका कोई मतलब नहीं है? तो किसने कहा है? एडविन गुथ्री ने। क्यों कहा इन्होंने इसलिए कहा है, इनका मानना है कि हम पुनर्बलन क्रिया के बाद देते हैं। कोई भी पुनर्बलन दिया जाता है तो कब दिया जाता है? क्रिया के बाद। जैसे मान लीजिए बच्चा क्लास में फर्स्ट आ गया, फिर आप उसको इनाम दे रहे हैं, तो अब उस इनाम का क्या मतलब है? फर्स्ट तो पहले आ गया हो, फर्स्ट तो पहले आ गया, अब इनाम देने से थोड़ी फर्स्ट आएगा हो। और अगर आप सोचो कि फिर फर्स्ट आएगा, तो जरूरी नहीं है। एक टेस्ट के अंदर बालक टॉप आ जाता है और दूसरे टेस्ट में वो टॉप 3 में भी नहीं आता, हो जाता है ना, तो इसका मतलब पुनर्बलन का कोई अर्थ नहीं है। ये किसका मानना है? हाँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में इनके द्वारा गलत आदतों को छुड़वाने की 3 विधियां बताई गई। तो आपको यहाँ पर विधियां कोई नहीं पूछेगा, आपको ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस विद्वान ने आदतों को या बुरी आदतों को छोड़ने की विधियां दी है? तो किसने दिए? फिर भी हम उन विधियों के नाम भी याद रख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ऐसा प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सी एक गलत आदत छुड़वाने की विधि नहीं है। तो 3 तो ये ऑप्शन है उसके पास, चौथा कुछ भी लिख देगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये विधियां होती क्या है? फर्स्ट नंबर पर हमने लिखा देहली विधि। देहली तो आप सब लोग जानते होंगे ना? नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? पहले तो वो हाथ खड़े करो तो उनसे पूछें। हाँ, फिर जो नहीं जानते उनसे बात करें। कितने लोग जानते हैं देहली क्या होती है? इधर वाला कोई नहीं जानता? जानते हैं पर हाँ बताइए, आप बताइए भैया, जानते हो? देहली का मतलब क्या होता है? बॉर्डर लाइन फिक्स कर देना, पक्का? या राजधानी भारत की? हाँ हाँ, देहली का मतलब होता है सीमा, हद, है ना। हद पार मत कर बोलते हैं ना। आजकल बहुत हदें पार कर रहा है। कौन कौन कर रहे हैं बताओ? नहीं करनी है, हद में रहना चाहिए। पढ़ाई में आपको हदें पार करनी चाहिए, तभी जाके सफल होंगे।
पढ़ाई की सीमा से बाहर निकल जाएगा ना, वही पास होता है। एक सीमा में रह के पढ़ता हुआ नहीं होता, लेकिन बाकी जगह आपको हद में रहना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है सीधा सीधा ये शब्द काम में लिया जाता है, घर की, हाँ, जो मुख्य दरवाजे के नीचे की वो जगह जिसके अंदर और बाहर कह सकते हैं, जिसके अंदर और बाहर कह सकते हैं। इससे अगर एक कदम बाहर हो गया तो हम सीमा से बाहर हो गए, अंदर चले गए तो अंदर हो गए, ठीक है, उसको बोलते हैं देहली। तो यहाँ पर इस विधि में इन्होंने कहा है कि यदि किसी बालक की गलत आदतों को आप छुड़वाना चाहते हैं तो उसकी सीमा बंदी कर दीजिए। जैसे एक छोटा बालक पड़ोस के बालकों के साथ जाकर के आप शब्द बोलना सीख गया, माहौल होता ना अलग अलग। अब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा नहीं सीखे, तो उसकी सीमा बांधोगा, आज के बाद उन बच्चों के पास नहीं जाएगा, या अपने घर से बाहर नहीं खेलेगा, उस गली में खेलने नहीं जाएगा। तो वो क्या हो गई, सीमा हो गई। फिर बालक जब उनके संपर्क में नहीं जाएगा, समीप नहीं रहेगा, तो ऐसा व्यवहार नहीं सीखेगा, ठीक है ना। अगर जितना समीप जाएगा उतना ही वो सीखेगा। दूसरा, थकान विधि। बालक या व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई गलत आदत हो गई तो उस आदत वाले काम को छुड़वाने के लिए आपको उसको इतना काम देना चाहिए कि वो थक जाए और खुद आगे से कह देगा आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा। वो ऑटोमेटिक अपनी आदत से बाज आ जाता है जब उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उससे जोड़ा जाता है। एक व्यक्ति दिन में 10 बार चाय पीता है, आप चाहते हैं कि वो चाय छोड़े, लेकिन वो मानते ही नहीं। आज उसको 25 बार पिलाओ, बार बार पिलाओ उसको, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो जितनी ज़्यादा पिएगा ना, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि चाय से उसको खुद को नफरत हो जाएगी। अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति क्या होती है, हर चीज़ की बुरी होती है। ऑटोमेटिक जो है वो उससे दूर हो जाएगा। कई विद्यार्थी होते हैं, कई विद्यार्थी जो इतना पढ़ते हैं कि उनको न दिन का पता होता न रात का होता, लेकिन उनको रास्ता भी पता नहीं होता मुझे क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। कोई बालक कहता ना कि वो रात दिन पढ़ता है, 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ता है, तो सच ये कि वो 20 घंटे पढ़ता है लेकिन उसको पढ़ना क्या है ये पता नहीं होता, इसलिए वो उसमें लगा रहता है। और 20 घंटे पढ़ने के बाद भी रिजल्ट आता है उसका 00 आता है ना, फिर वो पढ़ाई से विमुख हो जाता है कि नहीं ज़िंदगी में पढ़ना ही नहीं है। तो इतना पढ़ा यार, फिर भी रिजल्ट 0 आया। तो रिजल्ट 0 तो इसलिए आया कि तुझे पता नहीं था पढ़ना क्या था, ठीक है ना। और वो अति हो गई पढ़ने की। देखो, अति सर्वत्र वर्जित होती है। अति किसी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो खाना हो, पहनना हो, पीना हो, कुछ भी हो। पढ़ना लिखना है उसमें भी अति नहीं होनी चाहिए, एक सीमा होती है। आप जिस उम्र में भी हैं उस उम्र के अनुसार आपको 6 घंटे मिनिमम सोना चाहिए। इसका मतलब 24 में से 6 घंटे तो वही माइनस हो गए, तुम्हारे कितने बचे, 18 घंटे। 18 घंटे में से एक दिन में 2 घंटे हमारी दैनिक क्रियाओं में, भोजन करना है, नहाना है, धोना है और कुछ में चले जाते हैं। कितने घंटे बच गए, 16 घंटे। 16 घंटों में से एक व्यक्ति को हर दिन, जो इंसान है, जो मानव है, जो मनुष्य है, उसको 2 घंटे लोगों के साथ वार्तालाप करना चाहिए। अगर इंसान है तो, जानवर है तो क्या करेगा, तो 2 घंटे वो कम कर दीजिए, कितने बचे। अब एक व्यक्ति 14 घंटे पढ़ता है, 14 में से आप लोग कितने घंटे यहाँ पर आते हो, 5 घंटे यहाँ पर आते हो, कितने घंटे बचे आपके, 9 घंटे बचे। अब वो 9 घंटे जो हैं उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अपने को 1 घंटा पढ़ने के बाद थकान हो गई तो रेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी 5 घंटे में से आपके 2-3 ब्रेक हो जाते हैं, होते हैं ना, तो वो रेस्ट करने वाला, ब्रेक वाला समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने 3 घंटे उसके भी निकाल दिए तो 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो पर्याप्त है। अब कोई 6 घंटे की जगह 12 घंटे झोंक रहा अपने आप को भट्टी में, तो क्या रिजल्ट निकलेगा उसका, आप सोच सकते हैं ना। हमारा माइंड भी एक मशीन तो है नहीं, हमारा जो माइंड मशीन नहीं होता, ये कि निश्चित सीमा तक पढ़ सकता है। मतलब मैं मेरे जीवन में, बाकी लोगों का मुझे आइडिया नहीं है कौन कितना पढ़ता है, मैं मेरे जीवन में मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने पढ़ते समय एज ए स्टूडेंट लाइफ में कभी 3 घंटे ज़्यादा पढ़ाई की हो। मैंने कभी 3 घंटे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन पढ़ता था वो ईमानदारी से पढ़ता था। पढ़ने का मतलब ईमानदारी से पढ़ना, 2 तरह की, एक बेईमानी से पढ़ना, एक ईमानदारी से। बेईमानी से किताब के पन्ने तो 20 पलट दिए, याद एक ही नहीं हुआ, वो बेईमानी से पढ़ना है। चाहे एक ही पन्ना पढ़ो आप, लेकिन उस पन्ने का एक एक शब्द हमारे माइंड में छप जाना चाहिए, उसकी एक एक बात हमें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमेशा मतलब सीमित समय तक पढ़ना, लेकिन वो पढ़ना जो हमारे काम का है। तो यहाँ पर थकान विधि क्या कहती है, अति काम की हो जाए, आवश्यकता से ज़्यादा उसको काम दे दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो उससे क्या हो जाता है, परे हो जाता है। तीसरे नंबर पर विपरीत क्रिया। विपरीत क्रिया का मतलब होता है उल्टी क्रिया उसको करवाई जाए।
जो करता है उससे जस्ट अपोजिट कार्य उससे करवाया जाए तो ऑटोमेटिक अपोजिट कार्य बार बार करेगा तो वो वाली क्रिया उसकी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, है ना। जैसे एक व्यक्ति बार बार गुटखा खाता है, अब गुटखा खाता है तो गुटखे का स्वाद कैसा होता है, कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़े करो, अभी बात करेंगे, कितने लोग जानते हैं। जानने वाले कौन लोग, आप समझ सकते हैं ना, खाएगा वही जानेगा। तो आप जानने वाले लोगों को आप भविष्य में हाथ खड़ा नहीं करना। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों को एक शपथ दिलवाई होगी ना, दिलवाई थी क्या, तंबाकू दिवस पे? ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ? अच्छा, तो कोई बात नहीं, बिना तंबाकू दिवस भी मैं दिला दूंगा, है ना। तो वो शपथ आपके कैसे नहीं हुई, दलपत नहीं हुई इन लोगों के, हुई नहीं हुई, तो गलत बात है ना, कैसे नहीं होनी चाहिए, अब करवाएंगे आपकी शपथ। का मतलब है कि अभी तंबाकू दिवस पे हमने सभी जगह शपथ दिलवाई है सभी बच्चों को कि न तो हम तंबाकू का सेवन करेंगे, तंबाकू उत्पादों का सेवन करेंगे, गुटखा जर्दा पान मसाला बीड़ी कोई खाता पीता तो उससे भी हम छुड़वाएंगे। तो आपको मतलब, मेरा मतलब ये है कि किसी को नहीं खाना, लेकिन कोई व्यक्ति खाता है तो उसको स्वाद का पता है कि कैसा है। अब उसका स्वाद, जैसे कि मैं क्लासों में कई बार पूछता हूँ तो कई लोगों ने बताया कड़वा होता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा तो आप उसको मीठा खाने को बार बार दीजिए। जैसे आपने देखा होगा गुटखा छुड़वाने के लिए पहला उपाय होता है उस व्यक्ति को सौंफ खाने के लिए दीजिए जो मीठा हो, तो उसको चबाने की आदत तो रहेगी रहेगी, चबाता रहेगा सौंफ को तो धीरे धीरे उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में कुछ चीज़ें खाने की आदत इसलिए होती है कि हमारी जो स्वाद कलिकाएं होती है वो आदी हो जाती है उन चीज़ों की, और उनको वो चाहिए ही चाहिए होता है, इस वजह से बार बार व्यक्ति का जी करता है। तो आप स्वाद बदल दीजिए उनका, बदलेंगे तो ऑटोमेटिक वो आदत क्या हो जाएगी उसकी, समाप्त हो जाएगी। तो ये विचार इनके द्वारा दिए गए। अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बताएंगे, जो विधियां पढ़ाएंगे ना, अभी नहीं बता सकते कुछ भी। अभिक्रमित अनुदेशन बहुत बड़ी विधि है, 2.5 घंटे में होती है, ठीक है। अभी इसके बाद में आप लिखिए इसमें, गुथ्री ने अपने सिद्धांत में दो तरह के विचार दिए, जिसमें एक विचार था कि जो व्यक्ति किसी उद्दीपक के साथ जितनी अधिक समीपता से या बार बार क्रिया करता है उसके अधिगम की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। इसे ही सामीप्य अधिगम कहते हैं।
सामीप्य अधिगम कहते हैं। स्टे बदल कर लिखो, इनका दूसरा विचार था, इनका दूसरा विचार था किसी व्यक्ति या प्राणी को पहली बार जिस क्रिया या व्यवहार से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, वह प्राणी उसी व्यवहार को बार बार या आगे की क्रियाओं में अपनाता है। इसे एकल प्रयास अधिगम कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, स्टेप बदल कर लिखो, गुथरी एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि कोई भी पुनर्बलन किसी भी प्राणी को उसके क्रिया करने के बाद दिया जाता है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। क्रिया करने के बाद दिया जाता है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। नेक्स्ट लिखिए, एडविन गुथरी ने खराब आदतों को छुड़वाने से संबंधित खराब आदतों को छुड़वाने से संबंधित 3 विधियां प्रदान की थी, जो निम्न हैं। 3 विधियां प्रदान की थी जो निम्न हैं। तीनों नाम लिख लीजिए, देहली विधि, थकान विधि
विपरीत क्रिया विधि। ठीक है, सिद्धांत की उपयोगिता लिखो। सिद्धांत की उपयोगिता में लिखिए, यह सिद्धांत सीखने में क्रियाओं के महत्व एवं उद्दीपक की समीपता, क्रियाओं के महत्व एवं उद्दीपक की समीपता को प्रकट करता है, उद्दीपक की समीपता को प्रकट करता है एवं इनके महत्व को समझाता है, इनके महत्व को समझाता है। दूसरा, प्रयासों की एक रूपता को दर्शाता है, प्रयासों की एक रूपता को दर्शाता है। तीसरा, बुरी आदत छुड़वाने के उपाय देता है, बुरी आदत छुड़वाने के उपाय देता है। उपाय देता है। चौथा, श्रृंखला अधिगम को समझाता है, श्रृंखला अधिगम को समझाता। देखो, श्रृंखला अधिगम में क्या इन्होंने समझाया था, एडविन गुथ्री ने एक बालिका पर प्रयोग किया था और उस बालिका पर प्रयोग करते समय क्या किया, एक बालिका स्कूल से आकर अपने सामानों को इधर उधर फेंक देती थी। तब इन्होंने प्रयोग किया कि उसकी माँ को कहा गया कि भाई इसको सारे सामान दे के घर के बाहर वापस भेजो। माँ ने उसको सारे सामान देकर घर के बाहर भेज दिया और फिर एक निश्चित स्थान पर जूते उतारने का काम उसको बताया गया। निश्चित स्थान पर अपना बैग रखना है, कपड़े उतारने हैं, दूसरे कपड़े पहनने, हाथ मुंह धोना है, फिर भोजन लेकर भोजन करना है। और उसकी माँ के द्वारा ये क्रिया कई दिनों तक लगातार करवाई गई। तो 2-4-5 दिन बाद में बालिका की आदत में आ गई वो चीज़ें, और अब वो उसी तरह से उसी क्रम में काम करने लगी जिस श्रृंखला में काम करवाया जाना तय किया गया था, सोचा गया था। तो इस तरह से इन्होंने श्रृंखला अधिगम का विचार भी दिया था। एक प्रश्न है ये, नाम बड़ा ज़बरदस्त वाला, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा इसको, क्या नाम लिखा है, कौन सा राम है। निम्न में से कौन सा उदाहरण स्किनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। भोजन करना। देखो, स्किनर के सिद्धांत के उदाहरण को समझने के लिए आपको किसी एग्जाम्पल में दिमाग नहीं खपाना है कि उसको पढ़ें। आप तो इतना ध्यान रखो, जहाँ पर पहले ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन का मतलब क्रिया हो रही है, ठीक है ना, और उसके बाद में किसी प्रकार के उद्दीपक की प्राप्ति हो रही है या किसी संतोष की प्राप्ति हो रही है, उद्दीपक की प्राप्ति हो रही है या किसी संतोष की प्राप्ति हो रही है, वो ऑपरेंट थ्योरी है। अब जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है टीवी चालू करना। अब टीवी चालू करने का मतलब आप टीवी इसलिए चालू करना चाहते हैं कि आप टीवी देखकर मनोरंजन करना चाहते हैं, संतोष लेना चाहते हैं। टीवी में चित्र या जो भी आपकी फिल्म या कुछ आना वो आपके लिए उद्दीपक है।
तो इसका मतलब पहले आपने उसको चालू किया, क्रिया की, तब उसमें दिखेगा। तो अपने आप टीवी को चालू करना ऑपरेंट हुआ कि नहीं हुआ, ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। आप पंखा चालू करते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं, तो वो भी क्या होगा, आप कीबोर्ड पर काम करते हैं कंप्यूटर पर, उसकी किसी भी की को एक बार आप क्लिक करते हैं तो वो आपका क्या हुआ, तो एक बटन भी आप दबा रहे हैं तो वो ऑपरेंट थ्योरी है। तो ये टीवी चालू करना इसी में आएगा। इसके बाद में भोजन करना, भोजन करना मतलब मैंने अभी बताया क्रिया करने के बाद में संतोष भी मिलता है तो भी ऑपरेंट थ्योरी है। तो भोजन करने से आपकी भूख मिटेगी तो आपको क्या मिलेगा, संतोष मिलेगा। घड़ी बजाने पर दरवाज़ा, घंटी बजाने पर दरवाज़ा खोलना, घंटी बजाने पर, घंटी बजती है उसके बाद में दरवाज़ा खोला जाता है, तो यहाँ पर घंटी क्या है, क्रिया हो रही है ना पहले, उसके बाद में दरवाज़ा खुल रहा है। तो ये सब किस में आएंगे, स्किनर के सिद्धांत में। एक लिखा है कांटा लगने पर पैर हटाना, कांटा लगने पर पैर हटाना। तो कांटा लगने पर पैर हटाने में आपने कोई कांटा लाके चुभाया थोड़ी आपके पहले, वो तो कभी कभी गलती से क्या हो जाता है, चुभ जाता है ना। तो आपने वो क्रिया आपने अपनी मर्जी से नहीं की। ऑपरेंट थ्योरी का मतलब है आप अपनी मर्जी से किसी क्रिया को करते हो, उसके बाद में या तो कोई उद्दीपक या संतोष मिलता है। भोजन आप अपनी मर्जी से करते हो, टीवी आप अपने मर्जी से चलाते हो, है ना। इसके अलावा पंखा आप अपनी मर्जी से चलाते हो। तो जहाँ पर पहले सोच समझकर क्रिया होती हो और उसके बाद में कोई निष्कर्ष निकलता हो, वहाँ पर ऑपरेंट थ्योरी होती है, क्रिया प्रस्तुत होता है। जहाँ पर आपने चाहा नहीं और अपने आप कुछ ऐसा व्यवहार हो गया तो वो ऑपरेंट थ्योरी नहीं है ना। तो राइट क्या होगा इसमें, कांटा लगा तो मैं क्या करूँगा। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे जो सिद्धांत बचते हैं वो है SOR प्रकृति के, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरीज। तो उसमें हमारे 4 सिद्धांत हमें पढ़ने, इधर 5 हो गए ना, उधर 4 सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है, गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत है, उसके बाद में कुर्ट लेविन और अव्यक्त अधिगम टोलमैन का सिद्धांत है। तो 4 उधर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे उन सिद्धांतों को।